हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम आज बात करेंगे। आपको पता ही है, प्रीवियस क्लास में आपका एक एक्ट कंप्लीट हो चुका था। हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी उसके बारे में, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के बारे में। आप पहले उस क्लास को अटेंड करके आइएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आंसर कर दीजिए। इस एक्ट के अंतर्गत, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के अंतर्गत, जो एग्रीव्ड वुमेन है उसे कहाँ परिभाषित करा गया है, बताइए। इस एक्ट के अंतर्गत जो एग्रीव्ड वुमेन की परिभाषा दे रखी गई है वो कहाँ है? परिभाषाएं तो सेक्शन 2 के अंतर्गत दे रखी गई हैं, हमें पता है, पर सेक्शन 2 के कौन से सब क्लॉज के अंतर्गत उसे डिफाइन करा गया है? तो सही आंसर अब तक आपका आ चुका है। सेक्शन 2 सब क्लॉज ए के अंतर्गत एग्रीव्ड वुमेन को यहाँ इस संबंध में परिभाषित करा गया है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इस वाले एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के अंतर्गत टोटल कितने चैप्टर्स हैं और टोटल कितने इसमें सेक्शन बताए गए हैं? क्या बताना है? कुल इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कुल इसमें कितने सेक्शन बताए गए हैं? बताइए, आपका सही आंसर क्या है? आपको पता ही है यह एक्ट कौन सी तारीख से इन्फोर्सेबल हुआ था? 9 दिसंबर 2013 से। विशाखा जो केस हुआ था, विशाखा गाइडलाइंस जिसे कहा जाता है, इस केस के आने का मेन आधार रही है। इस एक्ट के अंतर्गत टोटल 30 सेक्शन और टोटल 8 चैप्टर बताए गए हैं। इस एक्ट के अंतर्गत टोटल 30 सेक्शन और टोटल 8 चैप्टर्स बताए गए हैं। चेक कर लो, यही है। हाँ, इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। यहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा दी गई है उसमें किन पॉइंट्स को इंक्लूड करा गया है, आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन है अभी ये वाला। सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ फॉलोइंग। किस तरह का व्यवहार हो रहा है? अनवेलकम, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इम्प्लाइडली हो, किसी भी तरह से अनवेलकम रूप से फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना, डिमांड करना सेक्सुअल फेवर की, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क बनाना, पोर्नोग्राफी शो करना, या फिर किसी भी तरह से किसी भी सेक्सुअल नेचर का कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट इशू करना। ये सभी यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा में इसमें इंक्लूड करे जाएंगी। इस अधिनियम के अंतर्गत सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के अंतर्गत वर्क प्लेस को कहाँ परिभाषित करा गया है? इस अधिनियम के अंतर्गत वर्क प्लेस को सेक्शन 2 के सब क्लॉज ओ में परिभाषित करा गया है। द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट ऑक्योर और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कनेक्टेड विथ एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट मे अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सेक्शन 3 का पता होना बेहद ज़रूरी है। सेक्शन 3 क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि नो वुमेन, कोई भी महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार नहीं की जानी चाहिए वर्क प्लेस पर। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 ये वाली बात कह रहा है। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 यहाँ पर यह कहता है कि इस सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो व्यवहार बताया गया है, अगर ऐसा व्यवहार ये पता चलता है कि उस सेक्सुअल हैरेसमेंट जो बताया था, परिभाषा बताई थी, उस सेक्सुअल हैरेसमेंट को कनेक्ट करने के पर्पज से किया जा रहा है, तो इस प्रकार के व्यवहार को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंक्लूड करा जाएगा। किस प्रकार के व्यवहार को किया जा रहा है? ताकि अपना वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो व्यवहार है उसे कनेक्ट करा जा सके उससे। मैं उसको इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस करना, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा उसे एम्प्लॉयमेंट में, अगर वो उसकी वो वाली बातें मान ली जाती हैं संबंध में तब, या फिर उसको इम्प्लाइड एक्सप्लिसिट धमकियाँ दी जा रही हैं उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उसको इस संबंध में, और बहुत सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर इसमें इंक्लूड करे गए हैं। पर सबसे जरूरी बात यहाँ पर क्या है इस संबंध में? कनेक्टेड विथ एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट में अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। सही आंसर क्या होगा इस संबंध में? ऑल एवर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब तक आप इसकी प्रीवियस क्लास नहीं कंप्लीट कर लेंगे, जो कंप्लीट हो चुकी है हमारे यहाँ पर,
तब तक यहाँ इस वाली क्लास को, एमसीक्यू की क्लास को सॉल्व आउट करना इतना आसान नहीं होगा। एक बार आप उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, वहाँ पर अच्छी तरह समझाया गया है जनरली स्पीकिंग वहाँ पर बातों को। उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वाली क्लास सॉल्व करिएगा, आप अच्छी तरह से आसानी से अपने आंसरिंग कर पाएंगे आप। हाँ भाई, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कहाँ इस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन कराया गया है? बताइए सही आंसर क्या होगा? सेक्शन 2 सब क्लोज एन के अंतर्गत डिफाइन कराया गया है। हाँ, एवरी शैल कॉन्स्टिट्यूट इन डिस्ट्रिक्ट कंसर्ट अ कमेटी टू बी नन एज अ लोकल कमेटी। क्या पूछा जा रहा है इस संबंध में? हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमेटी गठित की जाएगी। इस लोकल कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस एक्ट में ये अधिकार किसको दिया गया है? यह अधिकार इस एक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दिया गया है। उनके द्वारा ही लोकल कमेटी गठित की जाती है और उस लोकल कमेटी की अधिकारिता उस संपूर्ण जिले में पाई जाती है। द लोकल कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ टू बी नॉमिनेट बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। यहाँ पूछा गया है कि लोकल कमेटी के अंतर्गत किन लोगों को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। कुछ ऑप्शन दे रखे गए हैं, आप बता दीजिए इसमें से कौन सा सही है। वहाँ पर इस संबंध में एक चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। ये चेयरपर्सन कौन होंगी जिनको यहाँ पर इस संबंध में नॉमिनेट कराया जा रहा है? उस फील्ड की कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी प्रसिद्ध महिला इस फील्ड की जो कि सोशल वर्क वगैरह में अपना नाम कमा चुकी हो, इस संबंध में वुमेन से संबंधित मामलों को अच्छी तरह समझ रही हैं। एक सदस्य आएगा इस संबंध में, एक ऐसी महिला सदस्य आएंगी इसमें जो कि ब्लॉक में, तालुका में, तहसील में, वार्ड वगैरह में, निगम में कार्यरत होंगी उस डिस्ट्रिक्ट के। 2 ऐसे मेंबर्स आएंगे जिसमें से कोई एक तो महिला होगी ही होगी वहाँ पर, जो कि एनजीओ में काम कर रही होंगी, एसोसिएशन में काम कर रही होंगी, ऐसी एसोसिएशन वगैरह में जो कि इस प्रकार की महिलाओं संबंधित मामले में अच्छी तरह डील कर रही होंगी। उपयुक्त सभी सही आंसर होगा इसमें ऑल एबव। इन दिस एक्ट, अब फिर परिभाषा आ गई। इन दिस एक्ट रेस्पोंडेंट हैज बीन, आपको बताना है यहाँ इस संबंध में रेस्पोंडेंट को कहाँ परिभाषित करा गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज एम के अंतर्गत यहाँ पर रेस्पोंडेंट को परिभाषित करा गया है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, आपको याद होगा जिस टाइम पर मैंने आपको ये एक्ट का बताया था, उस टाइम जिस टाइम पे क्लास हुई थी आपकी इस एक्ट की, तब भी मैंने आपको कहा था कि जब भी आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा करें तब आप उसके साथ में सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 को ज़रूर रीड कर लीजिएगा। प्रेजेंट जो क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड सेक्शन 3 है। आपको पता ही होगा प्रेसिडिंग ऑफिसर एनी मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी में प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं और मेंबर्स वगैरह भी होते हैं। इस संबंध में उनको उनके पद से, उनके ऑफिस से, पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कब किया जा सकेगा? जब कौन सी कंडीशन बन रही होंगी, तो उसके बारे में बता देते हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा? जब उनके द्वारा सेक्शन 16 के अंतर्गत जो प्रोविजन बताए गए हैं उसको कॉन्ट्रावेट करा जाएगा, जब उनका कन्विक्शन हो चुका है किसी ऑफेंस के संबंध में, वो गिल्टी पाए गए हैं, जब वो गिल्टी पाए गए हैं किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के संबंध में, या फिर जब ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत प्रयोग करा है, इन सभी कंडीशन में उनको उनके पद से रिमूव किया जा सकता है। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी, इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? सही आंसर होगा इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 6, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी के बारे में। सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर जो कंप्लेंट दाखिल की जाएगी, इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 9 है। ये बताइए इंटरनल कमेटी जो बनाई जाती है उसे किसके द्वारा बनाया जाता है, किसकी ड्यूटी बताई गई है? यह एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताई गई है। हर एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है वर्क प्लेस में कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इंटरनल कमेटी से कहते हैं, उसको गठित करें। एग्रीव्ड वुमेन में मेक इन राइटिंग अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस अधिनियम के अंतर्गत सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कंप्लेंट दाखिल की जा रही है उस एग्रीव्ड वुमेन के द्वारा इंटरनल कमेटी वगैरह में, लोकल कमेटी में कितने समय के भीतर दाखिल करी जाएगी? इस प्रकार का इंसिडेंट होने के 3 महीने के भीतर इस प्रकार की कंप्लेंट दाखिल करी जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत एम्प्लॉय को कहाँ परिभाषित करा गया है? सेक्शन 2 के सब क्लॉज एफ में डिफाइन करा गया है। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट है, बताओ सही है कि नहीं है? स्टेटमेंट है जो रिलेट करता है कॉन्सिलिएशन से, सुलहनामा से, समझौते से।
इंटरनल कमेटी और एज अ केस में भी लोकल कमेटी में बिफोर इशूइंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11, धारा 11 के तहत इंक्वायरी शुरू होने से पहले जो एग्रीव्ड वुमेन है, अगर उनके द्वारा रिक्वेस्ट करी जा रही है कि वो मामले को सेटल करना चाहती हैं सुलह के माध्यम से, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसमें मॉनिटरी सेटलमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और ये वाली बात सही है। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कौन सा सेक्शन डील करेगा इससे? सेक्शन 4 यहाँ पे इससे डील करता है। अभी आगे एक सेक्शन आया था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी, सेक्शन 6, और ये बात कर रहा है इंटरनल कमेटी के बारे में। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल कॉन्स्टिट्यूट इन डिस्ट्रिक्ट, इसमें पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में कि जब लोकल कमेटी का गठन किया जाना है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा, तब उनके द्वारा ऐसा कब किया जाएगा? ऑप्शन ए कहता है जिस जगह पे इंटरनल कमेटी नहीं बन पाई है क्योंकि वहाँ पर 10 से कम वर्कर्स हैं इसलिए, या फिर जो कंप्लेंट आई है वो खुद उस एम्प्लॉयर के खिलाफ आई है, या फिर इन दोनों कंडीशन बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं यहाँ पर इस संबंध में। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर लोकल कमेटी को गठित किया जाता है। इंक्वायरी इनटू कंप्लेन, ये किससे संबंधित सेक्शन है? सेक्शन 11 से संबंधित है। ड्यूरिंग पेडेंसी ऑफ इंक्वायरी, जब अभी इंक्वायरी चल रही है उस टाइम के बीच में रिटन रिक्वेस्ट मेड बाय एग्रीव्ड वुमेन, एक रिटन रिक्वेस्ट बनाई गई है एग्रीव्ड वुमेन के द्वारा इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी के सामने, वो इस रिक्वेस्ट को एम्प्लॉयर को रिकमेंड कर सकती हैं। क्या रिक्वेस्ट बनाई जा सकती है इस संबंध में? कि उस एग्रीव्ड वुमेन को या उस रेस्पोंडेंट को किसी और जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर जो महिला है उनको लीव पर भेज दिया जाए जो कि 3 महीने तक की हो सकती है, या फिर जो भी उनको सही लगता है इस महिला के मामले में वो उनको रिलीफ दिया जा सकता है। तो हाँ, ये सभी बातें सही हैं यहाँ पर। पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 14। कंपनसेशन मिलता है महिला को इस संबंध में फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सम टू बी पेड टू एग्रीव्ड वुमेन अंडर क्लोज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी किन बातों को ध्यान रखेगी? इस प्रकार के पे जितना पे करना है उस व्यक्ति को, रेस्पोंडेंट को, उस महिला को, तो कमेटी जो होगी किन बातों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे तय करेगी कितना पेमेंट पे करा जाएगा। यहाँ पे जो उस महिला ने, ये ऑप्शन दे रखे गए हैं, पॉइंट्स और भी हैं, जब आप सेक्शन रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स और भी हैं, बताइए इसमें से सही कौन सा है। उसका जो उस महिला ने उस संबंध में मेंटली परेशानी झेली है, पेन, सफरिंग, इमोशनल परेशानी झेली, उन सबको ध्यान रखा जाएगा। उसका कैरियर में जो उसको एक अवसर मिलता है जो कि अब उसे इस वजह से नहीं मिल पाएगा, लॉस हो गया है, उसको ध्यान रखा जाएगा। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं यहाँ पे इस संबंध में, इन सब बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है। हर एक एम्प्लॉयर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, बताइए वो कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं? हर एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस विच शैल इंक्लूड सेफ्टी फ्रॉम द पर्सन कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट एट द वर्क प्लेस, एक सेफ एनवायरनमेंट पेश करना। ऑर्गेनाइज वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम एट रेगुलर इंटरवल फॉर एम्प्लॉयज़ विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनके बीच में अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाना, उन लोगों को इस संबंध में इस एक्ट के बारे में जानकारी वगैरह देना, टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन वगैरह करना मेंबर्स के साथ में। प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस मे बी फॉर डीलिंग विद द कंप्लेंट एंड कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। इसका सही आंसर है हाँ, ऑल एबव। ये सभी इसकी ड्यूटीज़ हैं, इस एम्प्लॉयर को करनी है। ये इस एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉयर को कहाँ डिफाइन करा गया है? प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन एंड मेकिंग और मेकिंग नन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग, प्रोहिबिशन कर दिया गया है, मना है इनको पेश करना, पब्लिक करने से संबंध में बातों को। कहाँ पर? सेक्शन 16 के अंतर्गत बताया गया है प्रोहिबिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ मेकिंग नन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। सेक्शन 16 यहाँ पे से डील करता है इस संबंध में। ये बताइए इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं वो किस प्रकार के हैं? कॉग्निजेबल हैं कि नॉन कॉग्निजेबल हैं? नॉन कॉग्निजेबल है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज कहाँ बताई गई हैं? धारा 20 के अंतर्गत बताई गई हैं। पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सेक्शन 29 है।
ऑन द कंप्लीट ऑफ इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करती है, किसको, एम्प्लॉयर को या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, पर कितने समय के भीतर, इंक्वायरी खत्म होने के कितने समय के भीतर अपनी रिपोर्ट कमेटी के द्वारा पेश कर दी जाती है, 10 दिन के भीतर। इंक्वायरी खत्म होने के 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट यह कमेटी के द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या फिर एम्प्लॉयर को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। डोमेस्टिक वर्कर यहाँ पे कहाँ डिफाइन करे गए हैं, सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में डिफाइन करे गए हैं। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ।